भारत में एक बेटी का अपने परिवार की संपत्ति पर आखिर कितना हक है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका सफर उतना ही लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज हम इसी कानूनी लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने पीढ़ियों पुरानी सोच और परंपराओं को चुनौती दी। तो सवाल यही है, क्या पारिवारिक संपत्ति पर एक बेटी का अधिकार जन्म से ही मिलता है? ये वो सवाल है जो दशकों तक हमारे कानून के गलियारों में गूंजता रहा, और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पुराना कानून क्या कहता था और वो कितना अलग था। फिर जानेंगे कि बदलाव की मांग आखिर उठी क्यों और 2005 में वो ऐतिहासिक संशोधन कैसे हुआ। इसके बाद हम अदालतों में पैदा हुए कन्फ्यूजन को भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस पूरी बहस पर अंतिम मोहर लगाई। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2005 से भी पहले। उस समय विरासत का कानून आज से बहुत अलग था, और सच कहें तो इसकी नींव ही गहरी असमानता पर टिकी हुई थी। इस पूरी बहस के केंद्र में है एक शब्द, पैतृक संपत्ति। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो जमीन जायदाद जो किसी परिवार में पुरुषों की 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो और जिसका बंटवारा न हुआ हो। ये सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक विरासत है। तो 2005 से पहले की तस्वीर देखिए। एक हिंदू परिवार में बेटे और बेटी की कानूनी हैसियत में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। बेटा जन्म से ही सहदायक या को-पार्सनर होता था, मतलब पैदा होते ही वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता था। वो परिवार का कर्ता यानी मैनेजर बन सकता था और बंटवारे की मांग भी कर सकता था। जबकि बेटी, वो सिर्फ परिवार की सदस्य थी, हिस्सेदार नहीं। उसे ना तो संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार था, ना वो कर्ता बन सकती थी और ना ही बंटवारे की बात कर सकती थी। और इस सारे भेदभाव की जड़ में था उत्तरजीविता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा था। जब परिवार के किसी पुरुष की मौत होती तो उसका हिस्सा अपने आप परिवार के बाकी पुरुषों को मिल जाता था। बेटियों को इस पूरे खेल से ही बाहर रखा गया था। सोच ये थी कि शादी के बाद बेटी तो दूसरे घर चली जाती है, तो उसका अपने पिता की संपत्ति पर क्या काम। लेकिन जाहिर है ये भेदभाव हमेशा तो नहीं चल सकता था। धीरे धीरे इस व्यवस्था को बदलने के लिए आवाजें उठने लगीं, और इन आवाजों को ताकत कहां से मिली? हमारे अपने संविधान से, जो हर नागरिक को बराबरी का वादा करता है। तो आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना था। कानून को संविधान के बराबरी के अधिकार के साथ लाना था। ये महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भी बहुत जरूरी था, और समाज की उस सोच को भी बदलना था जो कहती थी कि शादी के बाद बेटी का अपने घर पर कोई हक नहीं रहता। इस अन्याय पर 174वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने तो बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि बेटियों को संपत्ति से बाहर रखने वाला ये कानून सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों का मजाक उड़ाने जैसा है। तो इन सभी तर्कों, मांगों और सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जब कानून को एक नई पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए फिर से लिखा गया। और वो बदलाव आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के रूप में। ये वो कानून था जिसने सदियों पुरानी इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो असल में बदला क्या? देखिए, पहले जहां सिर्फ बेटे, पोते और परपोते ही सहदायिक माने जाते थे, वहीं इस संशोधन ने एक लाइन में सब कुछ बदल दिया। कानून ने कहा, एक सहदायिक की बेटी जन्म से बेटे की ही तरह सहदायिक बन जाएगी। ये कुछ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति थी। और इस एक बदलाव का असर देखिए कितना बड़ा था। अब बेटियों को जन्म से ही बेटों के बराबर सहदाई का दर्जा मिल गया। वो पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती थीं, बंटवारे की मांग कर सकती थीं, और यहां तक कि परिवार की कर्ता भी बन सकती थीं। हाँ, अधिकारों के साथ साथ अब उन पर बेटों के बराबर ही देनदारियां भी आ गईं। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस ऐतिहासिक संशोधन ने कई नए कानूनी सवाल खड़े कर दिए, और इसने अदालतों में सालों तक एक भ्रम की स्थिति बनाए रखी। कानून तो आ गया, पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या ये कानून उन बेटियों पर भी लागू होगा जिनके पिता का निधन 9 सितंबर 2005 यानी कानून आने की तारीख से पहले ही हो चुका था। ये एक ऐसा सवाल था जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी सालों तक उलझाया रखा।
इस कानूनी उलझन का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 2005 में कानून आया। 2011 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों के अधिकार पूरे हैं। लगा कि चलो मामला साफ हो गया। लेकिन फिर 2016 में प्रकाश बनाम फुलावती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानून भविष्य के लिए है, अतीत के लिए नहीं। मतलब हक पाने के लिए 9 सितंबर 2005 को पिता और बेटी दोनों का जिंदा होना जरूरी है। इस एक फैसले ने तो जैसे पूरे देश में कंफ्यूजन की एक लहर दौड़ा दी। इस कानूनी धुंधलके के बाद आखिरकार वक्त आया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाए और सारे भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दे। और फिर साल 2020 में आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सारे सवालों पर विराम लगा दिया, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। तो अंतिम फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने हर शक को दूर करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया। नंबर 1, बेटी का संपत्ति पर अधिकार जन्म से है। नंबर 2, इसके लिए 2005 में पिता का जिंदा होना कोई शर्त नहीं है। और नंबर 3, ये अधिकार जन्म के पल से ही मिलता है, इसलिए ये कानून पिछली तारीख से भी लागू होगा। इस एक फैसले ने प्रकाश बनाम फुलावती के पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। इस पूरे फैसले का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल और ताकतवर है। एक बेटी जीवन भर बेटी रहती है, उसकी शादी हो जाने से उसका ये दर्जा नहीं बदलता और संपत्ति पर उसका अधिकार जन्मजात है, किसी शर्त पर निर्भर नहीं। तो कानून ने तो बराबरी दे दी है, पर अब सवाल ये उठता है कि इस कानूनी बराबरी को असल जिंदगी की बराबरी में कैसे बदला जाए। क्योंकि देखिए, कानून बनाना एक बात है, पर समाज की सोच बदलना और ये पक्का करना कि हर बेटी को उसका हक मिले, ये लड़ाई शायद अभी बाकी है।